जब अपना बचपन याद करता हूं, जब आंख खुली थी, जब होश संभाला था, दिल्ली के पुरानी सब्जी मंडी में एक संकरी सी गली में एक मकान था, तीसरी मंजिल पर 10 बाई 10 का कमरा था। उस कमरे में 7 भाई, एक बहन, एक बीमार मां और एक बीमार पिता, ये 10 लोग रहते थे। खाने के लिए कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। मुझे ध्यान है उन दिनों अमेरिका से गरीब बच्चों के लिए पाउडर का मिल्क आया करता था, तो लाइन में खड़े होते वो मिल्क के पाउडर के डिब्बे ले आते थे। कई कई दिनों तक वही हमारा खाना होता था। पढ़ने के लिए घर के पास में एक रेलवे स्टेशन था, सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन, वहां जाके पढ़ते थे क्योंकि वहां पर 24 घंटे बिजली होती थी, घर में बिजली नहीं थी। लेकिन इतने अभावों में, इतने संघर्ष के बीच जो हमारे फादर थे, बाबूजी थे, उन्होंने बहुत हिम्मत दी। मैंने उससे एक दिन पूछा कि इतना संघर्ष है, इतनी तकलीफ है, गरीबी है, तो उन्होंने कहा कि जिंदगी समझो एक आग की भट्टी है, अगर तुम सोना हो तो इसमें तप करके दूसरी तरफ खड़े होकर के निकल जाओगे, और अगर सोना नहीं हो तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, बेहतर है इस आग में भस्म हो जाओ। ये जो उन्होंने कहा, ये मेरे जीवन का एक ब्रह्म वाक्य बना। बहुत हिम्मत मिली। लेकिन जो पुराने लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, यहां जो प्रोफेसर्स बैठे हैं, वो इस बात को समझेंगे, वो शायद भविष्य को पढ़ लेते हैं। जब मैं 8-9 साल का था तो एक घटना हुई। क्योंकि हमारे घर में बिजली नहीं थी तो टीवी रेडियो का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो टीवी देखने के लिए हम एक पड़ोस के घर में जाया करते थे। और उस जमाने में जो यहां सीनियर लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो जानते होंगे कि एक ही चैनल था दूरदर्शन, और दूरदर्शन पर फिल्म आती थी। आधी फिल्म सैटरडे को आती थी और आधी फिल्म संडे को आती थी। तो आधी फिल्म शहीद भगत सिंह पर बनी थी, शहीद वो मैंने देखी, और संडे को जब उनके घर गए तो उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, नहीं देख पाए। जब घर लौटा तो आंख में आंसू थे। बाबूजी ने पूछा क्या बात है, तो मैंने कहा कि ये फिल्म देखने गए थे और उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। तो उन्होंने कहा कि किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, अगर दम है तो कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ, लोग तुम्हें देखें। आठ 9 साल का था, कोई कल्पना नहीं थी, कोई सोचा नहीं था। लेकिन शायद इस वाक्य ने प्रेरणा दे दी। सपने छोटे छोटे थे। टीवी पर आना ये सपना तब भी नहीं था। सपना था कि हायर सेकेंडरी कर लेंगे तो किसी बैंक में नौकरी कर लेंगे। उस जमाने में बैंक में ओवरटाइम बहुत मिला करता था। तो जो बैंक में ओवरटाइम होगा उससे शायद घर वाले के पालने पोसने में मदद, खाने में कुछ मदद मिल जाएगी। लेकिन जिंदगी बदली। मुझे हायर सेकेंडरी में अच्छे मार्क्स आए, मेरिटोरियस मार्क्स आए, और फिर मुझे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन मिला। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है। आज सोचता हूं, उस समय अंदाजा नहीं था। आप अंदाजा लगाइए, अब अरुण जेटली हमारे उस कॉलेज में थे, रोहिंटन नरिमन जो सॉलिसिटर जनरल थे वो उस कॉलेज में थे, स्टेट्समैन के एडिटर है रविंद्र कुमार, वो मेरे साथ क्लास में थे, नवतेज सरना जो कि फॉरेन सर्विस में इजराइल में हमारे एम्बेसडर थे, वो उस कॉलेज में थे, राकेश ओम प्रकाश मेहरा जो फिल्म मेकर है, ये कॉलेज में थे। उस कॉलेज से निकले लोग कहां कहां पहुंच गए ये सब लोग। उस समय तो अंदाजा नहीं था ये लोगों को।
लेकिन मैं कहूंगा कि इन सब लोगों ने एक साधारण परिवार से आए हुए हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट को साथ रखा, मदद की और फिर धीरे धीरे सपने बढ़ते गए। और आज ये मैं बात आपसे एक और खास वजह से कह रहा हूं। पिछले 1-1.5 दिन में मीडिया पर जिस तरह के हमले अरविंद केजरीवाल ने किए, उससे मैं बहुत आहत हूं, बहुत नाराज हूं। 21 साल से मैं आपकी अदालत कर रहा हूं, मैंने लोगों से सवाल पूछे हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, ममता बनर्जी, कौन कौन लोग आपकी अदालत में नहीं आए? मुख्यमंत्री आए, गवर्नर आए, लेकिन किसने कभी नहीं सुना मैंने कि किसने मीडिया की स्वायत्तता पर, मीडिया की आजादी पर, मीडिया की इंटेंशन पर सवाल उठाया। हमने उनसे बहुत सवाल पूछे, तरह तरह के सवाल पूछे, कई लोगों को एक्सपोज किया, लेकिन किसने इंटेंशन पर सवाल नहीं उठाए। बहुत सालों में 32 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूं। मैंने प्रिंट से शुरू किया था। मैंने कभी नहीं देखा किसी नेता ने ये बताने की कोशिश की हो कि आप ये दिखाइए या ये मत दिखाइए। ये दिखाएंगे तो आप मोदी के एजेंट हैं, ये नहीं दिखाएंगे तो आप बड़े अच्छे हैं। हम साफ सुथरे हैं और बाकी सब चोर हैं। वो सब कांग्रेस माफिया है, बीजेपी माफिया है, कम्युनिस्ट चोर है, हम अच्छे हैं। कल रात को मैंने 1 घंटे एक शो किया। मेरी तबियत खराब होने के बावजूद मेरा इरादा नहीं था कल शो करने का। मैंने 2-3 बातें उसमें दिखाई। पहली बात तो मैंने केजरीवाल जी को बताया, जर्नलिज्म में यहां तक पहुंचने के लिए हमने बहुत पापड़ बेले, बहुत संघर्ष किया, बहुत ईमानदारी से अपना काम किया। और जब ईमानदारी से अपना काम करते हैं और कोई उंगली उठाता है तो ये बात बहुत हर्ट करती है। आजादी क्या होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, ये मुझसे ज्यादा कौन बता सकता है। एक बार इमरजेंसी में 1975 में मिसेस गांधी ने मीडिया पर रोक लगाने की कोशिश की थी, सेंसरशिप लगाई थी। 77 में चुनाव में देश की जनता ने मटे अमेट कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। उस 75 से, और मैं पहली बार आज ये बात कह रहा हूं, इमरजेंसी के दौरान मैं स्टूडेंट था। केजरीवाल जी को तो राजनीति में आए हुए 4 दिन हुए। ये सब लोग जो उस मूवमेंट में थे, जयप्रकाश नारायण के कहने पर हमने भी किताबें और बस्ते फेंक दिए थे। इमरजेंसी लगी, जेपी, मोरारजी, वाजपेयी, प्रकाश सिंह बादल, चरण सिंह, सारे नेताओं को एक ही रात के अंदर जेल में बंद कर दिया गया। पुलिस का राज था। मैं 17 साल का स्टूडेंट था। मैंने एक अखबार निकाला, मशाल, हाथ से लिख के। उसमें लिखते थे किस तरह से लोगों पर अत्याचार हो रहा है। और साइक्लोस्टाइल, उस जमाने में शायद आप लोग जानते, साइक्लोस्टाइलिंग होती जो मशीन चलाते थे रात के अंधेरे में। मोमबत्ती के रोशनी में, पुलिस के डर से, खौफ से, कई बगैर खाना खाए वो अखबार निकालते थे, लोगों के घरों में जाते थे। मुझे ध्यान है, मैं आईआईटी दिल्ली में उन दिनों ऐसे आता था, रात के वक्त में किसी की मोटरसाइकिल पीछे बैठ के और प्रोफेसर के घर में वो पर्चा डाल के जाते थे। ये क्या जानते हैं संघर्ष क्या होता है। और ये अखबार निकालते हुए पुलिस ने मुझे पकड़ा, 3 दिन तक टॉर्चर किया। आज भी मेरे पैर के ऊपर, मेरे शिन्स के ऊपर पुलिस की मार के निशान है। ये क्या हमें सिखा रहे हैं, संघर्ष क्या होता है। 11 महीने इमरजेंसी में मैं जेल में रहा। आजादी क्या होती है इसका मतलब हम जानते हैं। सच्चाई क्या होती है इसका मतलब हम जानते हैं। लड़ना क्या होता है हम जानते हैं।
इसीलिए आज मैं बहुत आहत होकर के ये बात कह रहा हूं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, 32 साल से मैंने जर्नलिज्म किया है। मैं बड़ी ईमानदारी से आपको दिल से एक बात कह रहा हूं, ये लोग बड़ी गलतफहमी भी जीते हैं। किसी अंबानी ने, किसी अडानी ने, किसी टाटा ने, किसी बिरला ने कभी हिम्मत नहीं की, हिमाकत नहीं की हमें कह सके ये लिखो, ये करो, ये दिखाओ या ये मत दिखाओ। किसी राहुल गांधी ने, किसी नरेंद्र मोदी ने, किसी लालू यादव ने, किसी ममता बनर्जी ने, किसी जयललिता ने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि ये दिखाओ, ये मत दिखाओ, हमें क्रिटिसाइज मत करो। पिछले 10 साल से कांग्रेस के एक के बाद एक करप्शन को एक्सपोज किया है। और कल मैंने नाम लेकर कहा, उन्होंने टाइम्स नाउ चैनल पर, मेरा कोई लेना देना नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का है, लेकिन मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं अर्नब गोस्वामी की। बहुत सारे लोग उनके स्टाइल को पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है एक ईमानदार पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, ही हैज फॉट। CWG घोटाला एक्सपोज करने में उन्होंने सबसे पहले रोल किया, कोल स्कैम था उन्होंने रोल किया, उनके बारे में कहना और फिर ये कहना कि सारा मीडिया बिका हुआ है, अगर हमारी सरकार बनेगी तो उनको जेल में भेजेंगे। और जब उनसे पूछा गया कि आपने क्यों कहा, नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। असल में जिस समय ये रिकॉर्डिंग हो रही थी उनको पता नहीं था कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। वो तो एक नागपुर के डिनर में बोल रहे थे और उन्होंने लोगों को हवाबाजी करते हुए कह दिया कि मैं इनको जेल भेज दूंगा। कल मैंने अपने शो में उनसे कहा, चुनौती देके, अगर आजादी के लिए, अगर मीडिया की अभिव्यक्ति के लिए, अगर किसी दूसरे को एक्सपोज करने के लिए, सच दिखाने के लिए एक बार क्या 100 बार जेल जाना पड़े तो मैं तैयार हूं, हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन मीडिया का समाज में एक रोल है, हमारा काम है लोगों को इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, लोगों को एम्पावर करना। हमारा काम ये नहीं है कि हम मीडिया का इस्तेमाल किसी को डराने के लिए करें, और किसी का अधिकार नहीं कि वो हमें डराने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। राजनीति अपनी जगह है, ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह है, जुडिशरी अपनी जगह है, सबका अपना अपना रूल है। सब दूध के धुले नहीं है, लेकिन जो कोई गलतियां करते हैं उनके लिए फोरम्स है। न्यूज ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट के जज उसके चीफ है। किसी को किसी चैनल से शिकायत हो, किसी खबर से शिकायत हो, उनको शिकायत कर सकते हैं। लेकिन पब्लिकली धमकी देना, जेल भेज देंगे, ये कहना कि आप राहुल गांधी के एजेंट हैं आधे और आधे मोदी के एजेंट हैं, ये अच्छी बात है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम अच्छे और बाकी सब चोर हैं, जज भी झूठ बोलते हैं। मैंने उनसे एक और सवाल पूछा, ईमानदार और बेईमान कौन है? क्या बेईमान हम हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं और उस काम के बदले में किसी से कुछ मांगते नहीं, या ईमानदार वो लोग हैं जो पिछले साल भर से टीवी चैनल्स में संपादक बन के बैठे थे और आपका गुणगान कर रहे थे और उसके बदले में टिकट लेकर के लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं? वो ईमानदार है कि बेईमान है? कोई परिभाषा होती है किसी चीज की? जिन लोगों ने अपने प्रोफेशन का इस्तेमाल किया राजनीति में आने के लिए, जिन्होंने कैलकुलेटेड खेल किया, वो अपने प्रोफेशन से बेईमानी कर रहे थे। मैं हमेशा अपने टीम से, अपने स्टाफ से कहता हूं, जो काम समाज ने मुझे दिया मैं वो करूंगा, मैं इसका इस्तेमाल कभी राजनीति में जाने के लिए नहीं करूंगा, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सब राजनेताओं को एक्सपोज करना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, किसी आइडियोलॉजी के हो, उनकी सच्चाई जनता के सामने रखना।
और कभी भी इस अपने काम का बहुत सारे ऑफर आए हैं। 20 बार अलग अलग पार्टियों के लोगों ने कहा कि आप ज्वाइन कर लीजिए, आप इलेक्शन लड़ लीजिए, लेकिन मुझे लगता है ये हमारा काम नहीं है। इतने साल करते करते बहुत सारे लोगों से रिलेशंस होते हैं, संबंध बनते हैं, लेकिन क्या मैं उनका फायदा इसलिए उठाऊं? जो लोग उसका फायदा उठाते हैं बेईमान वो लोग हैं। आपने एक के बाद एक पत्रकारों को टिकट दे दिए। कौन पत्रकार थे ये? अपने प्रोफेशन में रहते हुए आपकी मदद करने का, आपके गुणगान करने का काम कर रहे थे। और फिर डबल स्टैंडर्ड्स। जब तक हम अन्ना हजारे के, अरविंद केजरीवाल के मूवमेंट को 3-3 दिन तक नॉन स्टॉप दिखाते थे, एडवर्टाइजमेंट्स ड्रॉप करके अपने को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा करके दिखाते थे, बहुत क्रिटिसिज्म होता था। कांग्रेस के लोग कहते थे आप इनको सिर पे बिठा रहे। मुझे याद है जस्टिस मार्कंडे काटजू प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, उन्होंने हमको एक्यूज किया था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कि आप लोग बहुत जरूरत से ज्यादा इनको दिखाते हैं। तब हम ठीक थे। जब आप राजनीति में आ गए, हमने आपसे सवाल पूछने शुरू किए, आपको क्रिटिसिज्म करना शुरू किया, तो हम एजेंट हो गए। ये कैसे डबल स्टैंडर्ड सर? एक और वीडियो मेरे पास सुविधा होती है, मैं आपको दिखाता। कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे कैसे दो रूप होते हैं। उस वीडियो में का जो हमने दिखाया, केजरीवाल जी कह रहे हैं कहां है मोदी की हवा? मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, कहीं मोदी की हवा नहीं है। मैं जहां जाता हूं लोग कहते हैं कोई मोदी की हवा नहीं, मुझे तो कहीं दिखी नहीं। ये टीवी चैनल वालों को दिखी है, ये दिखा रहे। उसका दूसरा क्लिप मैंने दिखाया, इंटरव्यू देने के बाद लॉन में बैठे हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, और एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि मोदी के बारे में आपको क्या लग रहा है? मोदी की हवा तो है यार देश में। तो है कि मेरे फोन में है कि मैं दिखा सकता हूं। मोदी की हवा तो है यार देश में। ये कैसे डबल स्टैंडर्ड्स है? जब इनको पता होता है कि कैमरा नहीं चल रहा तो ये दूसरी बात कहते हैं, और जब पता होता है कैमरा चल रहा है ये दूसरी बात कहते हैं। ये ठीक नहीं है राजनीति, ये पब्लिक लाइफ के लिए ठीक। डबल स्टैंडर्ड, दोहरी बात करना, दोहरी बात नहीं ठीक नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें जो आज मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, लेकिन मैं आपसे दो बातें बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं। एक, हमारे देश का मीडिया बाय एंड लार्ज, सब तो नहीं मैं कह सकता, ईमानदारी से वॉचडॉग का काम कर रहा है। और आज हमारे देश की राजनीति में जो शुचिता आई है, जो सफाई आई है, जो ईमानदारी आई है, उसमें मीडिया ने अपना रोल प्ले किया है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मीडिया ने किया है। अन्ना हजारे का आंदोलन था, स्वामी रामदेव का आंदोलन था, बहुत सारे ईमानदार लोग हैं, और सब पार्टियों में ईमानदार लोग हैं। ऐसे एमपीज हैं जिनको मैं जानता हूं 20-20 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मंत्री रह चुके हैं, लेकिन जब हम पार्लियामेंट में जाते हैं तो देखते हैं पार्लियामेंट के गेट नंबर पर एक खड़े हुए बस का इंतजार करते हैं। बस उनको घर छोड़ के आती है और फिर बस में आते हैं। कम ईमानदार लोग नहीं है, लेकिन ईमानदार लोगों को आपकी अदालत में बैठा के एक्सपोज नहीं करते तो उनके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं चलता। क्या पूछे उनसे? लेकिन मीडिया का काम है ये दोनों सच जनता के सामने रखना। हमारा काम किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी आइडियोलॉजी को, किसी इंडिविजुअल को न सपोर्ट करना और न किसी से अननेसेसरी झगड़ा करना। और दूसरी बात यह कि अगर मीडिया अपना काम ईमानदारी से कर रहा है तो न उसे किसी से डरने की जरूरत है, न किसी को डराने की जरूरत है। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं,
लेकिन अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं।